इस चैप्टर के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा नहीं समझ में आने की वजह से हमको क्या करना है, इसको फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? केमिकल का जो रेट होता है, केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कितने जल्दी से कम हो रहा है, और प्रोडक्ट कितना जल्दी से बन रहा है। ओके, तो उन सब बातों की स्टडी होती है केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो अगर डेफिनेशन के बारे में हमने सोचा तो डेफिनेशन कैसी होगी केमिकल काइनेटिक की? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the rate of reaction and the factor affecting on the rate of reaction. Okay, तो इस टॉपिक में हमको किसके बारे में पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बगैर किसी देरी के हम इसको शुरुआत करना चाहेंगे। तो मतलब इस चैप्टर में हमको इतने टॉपिक पढ़ना है। ओके, पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमको पढ़ना है विच टाइप ऑफ फैक्टर विल गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है अरेनियस इक्वेशन। आफ्टर दैट क्लूजन थ्योरी, कैटालिसिस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन लास्ट में हमको पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑल अबाउट ये 10 टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसमें उसको हम स्टार्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एज द डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन हियर, इट इज टॉकिंग अबाउट change in concentration of reactant or product per unit time. Concentration of the reactant will going to change after the some time interval. कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। और उसको चेंज होने के लिए जो टाइम लगा, इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। ओके, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एज ऑलरेडी मेंशन हियर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. After that, it is mentioned in the mathematical expression, that is rate of reaction is equals to क्या है, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों है. माइनस का साइन क्यों है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस का साइन है. तो रेट आप कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, तो रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप है, एक है आपका एवरेज रेट और एक है आपका इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, तो वो हमको बाद में पढ़ना है. एक बार फिर से हम, रेट क्या होता है, रेट मतलब आपको पता है कि आपका चलने का रेट होता है, गाड़ी का भी व्हीकल का भी रेट होता है. तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन का भी रेट होता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो इस चैप्टर में हमको मॉडरेट काइंड्स ऑफ रेट, जिस रिएक्शन का मॉडरेट रेट होगा वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. अब हमारे दो टाइप है. पहला टाइप कौन सा है हमारा, एवरेज रेट, और उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में रिएक्शन का रेट क्या होगा उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है
कि पहला हमारा क्या है, एवरेज रेट। ओके, जैसे आप गाड़ी चलाते होगे तो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी का क्या करता है, एवरेज रेट कैलकुलेट करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। ओके, उसको कहते हैं हम एवरेज रेट। एवरेज रेट का डेफिनेशन आपको यहां पर क्या कह दिया है, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर द फाइनाइट टाइम इंटरवल। मतलब बहुत ज्यादा टाइम, क्या मतलब, मान लो आपकी गाड़ी 1 घंटा चली, तो 1 घंटा चलते समय उस गाड़ी का ओवरऑल स्पीड कितनी थी उसको, और टाइम जो था यहाँ पर स्पेसिफिक है क्या, ऐसा लिया कि आपने आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के, ऐसा नहीं लिया ना, पूरे 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितनी चली। और उससे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर डिस्टेंस हो और टाइम हो तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एवरेज रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर द फाइनाइट टाइम इंटरवल। मतलब टाइम का जो इंटरवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एवरेज रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा जो है बड़े टाइम इंटरवल के लिए, आर क्या है आपको पता है, आर इज नथिंग बट द रिएक्टेंट, और डेल्टा मतलब ये टाइम, जो टाइम इंटरवल क्या है, ज्यादा है। और ये किसके इक्वल है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, फाइनाइट टाइम इंटरवल। और यहां पर फिर से आपको यहां पर निगेटिव साइन दिखा है, तो ये निगेटिव साइन किसके लिए है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हमने रिएक्टेंट के साइड पे यहां पर निगेटिव साइन दिया है, प्रोडक्ट के साइड पे नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में क्या बनने वाला है, बनने वाला है, और रिएक्टेंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। दैट्स व्हाई यहां पर हमने रिएक्टेंट के साइड पर निगेटिव साइन यहां पर दिया है। तो मैथमेटिकली आप एवरेज रेट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, निगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब टाइम इंटरवल जो होगा बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेंगे गाड़ी का। ओके, आपकी व्हीकल है तो उसको एक जगह जाने के लिए 1 घंटा लगा। ओके, तो 1 घंटे में वो जितना किलोमीटर उसने ट्रेवलिंग की, ओके, डिस्टेंस कवर किया, आप उतने डिस्टेंस से उसका क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। आपको अगर बोला जाए कि एक समय पे उस गाड़ी का 5 मिनट का स्पीड कितना था, तो वो एवरेज स्पीड होगी क्या, फिर नहीं होगी ना। उस स्पेसिफिक 5 मिनट की जो स्पीड होगी वो गाड़ी की क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। उसी तरह से आपको अगर रिएक्शन की एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए स्पीड निकालनी हो तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्ट विद बी, और हमको क्या मिल रहा है, सी। ओके, अब ए से बी कन्वर्ट, ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर हमको क्या मिल रहा है, सी। अब इसमें कन्वर्जन में मान लो 10 मिनट लग रहे हैं, कितने, 10 मिनट। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि ए और बी जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं उनका टाइम इंटरवल कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, स्पेसिफिक स्पीड, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा टाइम कितना लगा, 10 है ना, 10 मिनट। और लेकिन हमको निकालनी है 1 मिनट में उसका, पहले 1 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, ओवरऑल स्पीड कितनी है, उसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट। लेकिन हमको अगर स्पीड निकालनी है सिर्फ 1 मिनट के लिए, पहले 1 मिनट के लिए, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो डेफिनेशन आपको क्या की दी है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द पर्टिकुलर टाइम मोमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के लिए जो रिएक्शन का रेट होगा उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड दैट कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, फिर से इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो स्पेसिफिक। अब आप देख रहे होगे यहां पर डेल्टा यूज किया है, ये भी डेल्टा है। ओके, बट ये जो है यूज किया जाता है छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बड़ा ये जो यूज किया जाता है बड़े टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन में आपको यहां पर क्या दिया है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, सॉरी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब पूरे टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब स्पेसिफिक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रिएक्शन का रेट क्या था। ओके, उसके बाद हमको पढ़ना है कौन से फैक्टर रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट करेंगे। ओके, जैसे आपको पता है हमारा व्यक्तिगत नेचर होता है, किसने अगर हमसे अच्छी बात की तो हम भी उससे क्या करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे का नेचर हमारे बिहेवियर पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसी तरह से रिएक्शन का जो रेट है उस पे भी कुछ ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ता है, किससे रिएक्शन का रेट क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे हमारे कुल मिलाकर कितने फैक्टर है, 7। कितने, 7 फैक्टर है जो रिएक्शन का रेट पर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा है। ओके, रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्शन शो करने वाला है या फिर उसको टाइम लगेगा, इस पर भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद है जो रिएक्टेंट हमने लिया है उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ओके, उस पर भी वो डिपेंड करेगा कि अगर रिएक्टेंट आपका सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है तो उस पर भी रिएक्टेंट का रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद है रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, रिएक्टेंट जो हमने लिया है उसका सरफेस एरिया कितना है, बड़ा है या छोटा है। बेसिकली आपको पता है सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा। तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का रेट भी ज्यादा होगा, इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट लिया तो बेसिकली रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ओके, यस और नो। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी रिएक्टेंट के रेट पर अफेक्ट करेगा। ठीक है, एज वी इंक्रीज द रिएक्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, आपको पता है आप खाना बनाते हैं, आपको पता है लो फ्लेम पे अगर आपने खाना बनाया तो खाना जल्दी से बनता है क्या, नहीं बनता है ना। अरे यस और नो, खाना अगर आपने लो फ्लेम पे बनाया तो जल्दी से बनता है क्या, नहीं बनता है। अगर हाई फ्लेम पे बनाया तो जल्दी से बनेगा। तो बेसिकली उसमें वहां पर किसका रोल है, खाना बनाना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है ना। तो खाना आप बना रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर पे बनाया तो बेसिकली रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, कम करता है। तो अगर आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व किया तो बेसिकली रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कैटलिस्ट का काम ही क्या है, अपने आप में कोई चेंज ना करके रिएक्शन का रेट बढ़ाना, उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ओके, तो अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को इन्वॉल्व किया है तो बेसिकली क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ओके, और उसके बाद है स्पेशली प्रेशर के केस में। ओके, आपको पता है जब मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल अगर प्रेशर कम हो तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इतने फैक्टर थे जो रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट करने वाले। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आफ्टर दैट फिजिकल स्टेट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant, then temperature, after that presence of catalyst और उसके बाद pressure of gas। तो इस तरह से ये फैक्टर रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे वो उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ओके, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर मतलब क्या होता है, मान लो आपने एक रिएक्शन करते समय 4 रिएक्टेंट लिए, कितने लिए, 4। ओके, 4 अलग अलग रिएक्टेंट आपने लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये पता चला कि रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट पर ही डिपेंड है। किस पर, किसी एक पर। तो आप उसमें कह सकते हैं रिएक्शन का जो रेट है एक पर डिपेंड है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। ओके, जब आपने बहुत सारे रिएक्टेंट लिए, मान लो आपने 4 लिए, लेकिन रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड हुआ। जैसे मान लो मेरे पास है रिएक्टेंट A प्लस B। ओके, और हमको क्या मिला, क्या मिला, C। अब मैंने यहां पर रिएक्टेंट कितने लिए, 2 लिए ना, A और B। कितने लिए, A और B।
बट मुझे एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि मेरे रिएक्टेंट का रेट सिर्फ किस पर डिपेंड है, बी पर। तो बी क्या है आपका, रिएक्टेंट है ना, और वो एक है ना, तो रिएक्शन का ओवरऑल रेट अगर एक ही रिएक्टेंट पे अगर डिपेंड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और हमारे पास एक रिएक्शन है, रेट लॉ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो आप इस रिएक्शन, ये रेट लॉ इक्वेशन देखकर आप पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, कौन सा होगा। ये पावर जो दी है आपको इसका सम करना है बस, 0 और 2 कितने हो गए, 2 ही हो गए ना। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा फिर, सेकंड ऑर्डर। ओके, तो हमको 3 बातें यहां पर समझना है। ऑर्डर मतलब जो रेट लॉ इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होगी उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी पड़ती है, थ्योरेटिकली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर में हमको 2 बातें पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब रिएक्शन का रेट अगर एक ही रिएक्टेंट पे अगर डिपेंड करता हो तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर रिएक्शन का रेट किसी पर भी डिपेंड नहीं करता तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्शन का रेट 2 रिएक्टेंट पे अगर डिपेंड करता है, कितने, 2 पर, तो उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट आपको एक बात और याद रखनी है, ऑर्डर हम प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब एक रिएक्शन में सिंगल स्टेप में, एक रिएक्शन है सिंगल स्टेप की, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है NH3 गिव्स N2 प्लस H2। ओके, तो ये रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें जो एक ही स्टेप रिएक्शन है तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, अमोनिया है ना, रिएक्टर में दूसरा कुछ है क्या, अरे है क्या। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी कितनी होगी, 1 होगी। ओके, जितने मॉलिक्यूल सिंगल स्टेप में इन्वॉल्व है उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां पर आपने देखा डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का डीकंपोजिशन होने के आपको क्या मिल रहा है, N2 प्लस H2, बट आपको किससे मिला वो, अमोनिया से, और अमोनिया कितना था, एक ही था, एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो जब आपको एक सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन शो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर सिंगल स्टेप में अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगी तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, फिर 2 होगी। अगर सिंगल स्टेप में अगर 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3 होगी। अगर सिंगल स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल यहां की जैसा अगर इन्वॉल्व होगा तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ सिंगल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर मतलब रेट लॉ इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होगी उसको हम कहते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। और ऑर्डर जो है हम प्रैक्टिकली हमको कैलकुलेट करना पड़ती है, थ्योरेटिकली हम उसको बता नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ बातें आपको याद करनी है कि ऑर्डर जो है हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर जो होती है इट कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, बट मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए अगर हमको किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तब हमको यूज करना पड़ती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसमें हमको यहां पर 2 रेट इक्वेशन पढ़नी है, एक है 0 ऑर्डर की और एक है फर्स्ट ऑर्डर की। तो 0 ऑर्डर के लिए आपको यहां पर डायरेक्ट यहां पर रेट इक्वेशन दिया है, तो 0 ऑर्डर के लिए आपको दिया है, दैट इज 0 ऑर्डर के लिए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या दिया आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस KT। ओके, कैसे दिया है आपको, 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए आपको दिया है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी। अब इसको ही आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ओके, क्या होगा आपका, जैसे यहां पर रीअरेंज करके लिया है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो ये है आपका रीअरेंज किया हुआ इक्वेशन। K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T। ओके, तो ये किसके लिए, आपके जीरो ऑर्डर के लिए। ओके, उसके बाद है हमारी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जैसे आपको मैंने ऑलरेडी कहा, जीरो ऑर्डर मतलब क्या होगी, जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं होगा, उसको आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी यहां पर दिया है। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का रेट एक रिएक्टेंट पर डिपेंड होगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहां पर क्या दिया है, ये दिया है आपको, देखो नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और वो किसके इक्वल है, के टी के। ठीक है, जैसे आपको दिया है नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। अब इसी को रीअरेंज करके आप कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो रीअरेंज करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको टाइम इंटरवल दिया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये कब यूज की जाती है, अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना है तब हम इसको यूज करते हैं। एक बार फिर से आपको अच्छे से इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। ये थी आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमको आगे बढ़ना है थोड़ा, हाफ लाइफ पीरियड, मतलब एक रिएक्शन को आधी कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिएक्टेंट ले रहा है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मान लो अगर एक रिएक्टेंट है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल था, कितना था, 2 मोल था, तो उसको आधा कब खत्म होगा, जब वो 1 मोल हो जाएगा। ओके, तो वो जो आधा उसको खत्म होने के लिए जो टाइम लग रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट है वो पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोल, और आधा खत्म होने के लिए उसको 10 मिनट लग रहे हैं, मतलब 1 होने के लिए, तो उसका हाफ लाइफ कितना हो गया फिर 10 मिनट। ठीक है, एक रिएक्टेंट को आधा 50% खत्म होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ आपको यहां पर दी है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2K। ओके, कैसा है, जीरो ऑर्डर की कैसी दी आपको, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2K, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की कैसी दी आपको, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ओके, ये आपकी है जीरो ऑर्डर के लिए, ये आपकी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 50% रिएक्टेंट कब कंज्यूम होगा उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो के लिए ये यूज करना है, फर्स्ट के लिए ये यूज करना है। तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज रिएक्शन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय 2K, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय K। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारा है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। ओके, अरेनियस इक्वेशन आपको क्या कहता है, अगर एक रिएक्शन हो रही है
तो वो टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे कितना डिपेंड करेंगी, उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। ये आपको क्या बताता है, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट यूजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, व्हाट इज द अरेनियस इक्वेशन, क्या कहता है अरेनियस इक्वेशन आपको, अरेनियस इक्वेशन इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट अलोंग विद द एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। और अरेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म जो है आपको ऑलरेडी यहां पर दिया है, और उसको कैसे पढ़ना है, दैट इज K इज इक्वल्स टू A डॉट E टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। ओके, एक बार मैं फिर से यहां पर इसको लिखूंगा, K इज इक्वल्स टू A डॉट टू द E टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय RT, EA बाय RT। कैसे पढ़ेंगे आप इसको, K इज इक्वल्स टू A डॉट E टू द पावर ऑफ EA बाय RT, इसको कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। अब इसमें जो सिंबल इन्वॉल्व है वो आपको यहां पर दिए, जो EA है वो क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, A जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और उसके बाद टेम्परेचर, T जो है आपको पता है टेम्परेचर है, और R जो है आपका क्या है गैस कांस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ाना चाहूंगा आपको कि अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है, दैट इज वो कहता है कि अगर एक रिएक्शन टेम्परेचर पे, रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना डिपेंड होता है, उसको हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन मतलब इट इज डिस्क्राइबिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट यूजिंग द एक्टिवेशन energy, and mathematically it can be derived as A dot E to the power of EA by RT. Okay, so this is all about the Arrhenius equation. उसके बाद हमको पढ़ना है कोलूजन थ्योरी। कोलूजन थ्योरी आपको कहती है कि अगर एक रिएक्शन अगर होने वाली है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पहले एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, और कोलाइड होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार बातें आपको इसमें याद रखनी है। कोलूजन थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट कि अगर बहुत अच्छे से इफेक्टिव कोलूजन अगर मॉलिक्यूल में हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर 3 पॉइंट आपको दिए, ओनली इफेक्टिव कोलूजन लीड टू द केमिकल रिएक्शन, अगर अच्छे से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो कोलूजन की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ज्यादा कोलूजन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की चांसेस ज्यादा है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर किसी रिएक्शन का ज्यादा होगा तो कोलूजन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोलूजन का रेट अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस थ्योरी में आपको यह पढ़ना है कि इफेक्टिव कोलूजन इज ultimate responsibility for a chemical reaction to form product. Okay, अगर अच्छे से कोलूजन होता है तभी क्या होगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगे रिएक्टेंट से, अदरवाइज नहीं होगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैटालिसिस। इसके बाद का टॉपिक हमारा क्या है, कैटालिसिस। कैटालिस्ट आपको पता है ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने आप में कुछ चेंज नहीं होता उसमें, लेकिन वो क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैटालिस्ट। और उस पूरी टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। द प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एज कैटालिसिस। कैटालिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम होता है एक केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाना। ओके, अगर एक कैटलिस्ट एक केमिकल का रेट बढ़ाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। अगर कम करता है तो निगेटिव कैटालिसिस। और नॉर्मली कैटालिस्ट रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, लेकिन कब बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद लास्ट का टॉपिक हमको पढ़ना है
इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए, उसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इन अ प्रोडक्ट। एक मॉलिक्यूल को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो जो मिनिमम एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास होगी उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी? सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैटालिस्ट ने कम कर दी तो बेसिकली रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, और कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े इसमें, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ rate constant. Okay, I hope all of you understand that.